नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के करतालपुर में 2 दिन पूर्व शाम को 2 पक्षों में लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारपीट के बाद का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस के सामने एक लहूलुहान युवक खड़ा था और हंगामा हो रहा था। मामले में दोनों पक्षों से 2-2 लोगों को भर्ती कराया गया था। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से हत्या के प्रयास का मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज किया है। इसके अलावा विभिन्न धाराएं भी लगाई गई हैं। दोनों पक्षों से 5-5 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शहर से सटे कम्हनपुर गांव निवासी शेर बहादुर सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके पुत्र आजाद सिंह और आकाश सिंह रोडवेज जा रहे थे। तभी विपक्षी करतालपुर गांव निवासीगण अजीत सिंह पुत्र छेदी सिंह पुत्र अज्ञात, संदीप सिंह पुत्र अज्ञात, रमेश पाल पुत्र अज्ञात, अखंड सिंह पुत्र धर्मेंद्र सिंह व अज्ञात 4 लोग करतालपुर तिराहे पर घेर कर मारपीट कर घायल कर दिया। शेर बहादुर सिंह के अनुसार उनके और उनके गांव के ही नवरंग सिंह से मुकदमेबाजी कोर्ट में चल रही है। अजीत सिंह नवरंग सिंह का रिश्तेदार है। यह लोग मुकदमेबाजी में समझौता करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वह तैयार नहीं है, इसलिए मारपीट की गई। शेर बहादुर सिंह की तहरीर पर उपरोक्त विपक्षियों के खिलाफ धारा 109, 351(3), 352, 35 BNS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ शहर कोतवाली क्षेत्र के करतालपुर निवासी अजीत सिंह की तहरीर पर शेर बहादुर सिंह पुत्र राम नगीना सिंह, आकाश सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह, आजाद सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह, मुकेश कुमार सिंह, अनूप कुमार पुत्रगण तारकेश्वर सभी निवासीगण कम्हनपुर थाना कंधरापुर के खिलाफ धारा 109, 117, 2, 35 BNS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अजीत सिंह के अनुसार वह करतालपुर स्थित अपनी दुकान पर बैठा था, तभी आजाद सिंह, आकाश सिंह समेत उपरोक्त लोग उसकी दुकान पर आ गए। जान बचाने के लिए पीड़ित अंदर दुकान में भागा तो आरोपीगण उसको खींचकर मारपीट कर बाहर ले आ रहे थे। इसी दौरान गांव के ही संदीप सिंह ने बचाने की कोशिश की तो संदीप सिंह और अजीत सिंह को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया गया। सुनते हैं मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने क्या जानकारी दी। दिनांक 13 नवंबर 2024 को शाम में लगभग 7-8 बजे थाना कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि करतालपुर तिराहे पर 2 पक्षों में आपसी मारपीट हो रही है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर में जोखिम जो भी व्यक्ति थे, जो चोटिल थे, उनको अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त कर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक पक्ष की तरफ से 627/24 अंतर्गत धारा 109 BNS, जिसमें 5 व्यक्ति ज्ञात और 5 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, और विपक्षी की तरफ से 628/24 जिसमें 109 BNS में 5 व्यक्ति ज्ञात और 5 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी विधिक प्रक्रिया की जा रही है, इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा के बाद तमसा के घाट शुक्रवार को एक बार फिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। मौका था देव दीपावली पर्व का। मंगल कार्यों का उद्घोष करती दीप मालाओं की अद्भुत शोभा जहां देखते ही बन रही थी, वही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो तारे जमीन पर उतर आए हो।
देव दीपावली के पर्व को लेकर गजब का उत्साह हर किसी में दिखाई दिया। अंधेरा होते ही जनपद के घाट दीपों की आभा से जगमगा उठे। ऐसा लगा जैसे देवताओं की दीपावली के अवसर पर मां तमसा ने दीपों का चंद्रहार पहन लिया हो। तमाम धार्मिक स्थलों पर दीपदान का आयोजन किया गया। तमसा तट पर असंख्य दियों की टिमटिमाहट ने स्वर्गिक छटा बिखेर दी। दीपदान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस विहंगम नजारे को लोग अपलक निहारते रहे। गौरतलब है कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में देव दिवाली की कथा को विस्तार से बताया गया है। देव दिवाली की कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि इसी दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे। मैं इंजीनियर दीपक कश्यप श्री शनिदेव संस्था ट्रस्ट का एक सदस्य हूं और पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे गौरीशंकर घाट पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन एवं गुरु नानक जयंती के दिन ये भव्य देव दीपावली कार्यक्रम का आयोजन होता है। मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान के सहित अन्य सभी देवता पृथ्वी लोक पे विचरण करने के लिए आते हैं एवं शैव धर्म के अनुसार त्रिशूल के वध को शिव जी ने किया था, जिसके खुशी में हर्षोल्लास के माध्यम से देवताओं का और पृथ्वी पे मनुष्यों का एक मिलन होता है, जिसके माध्यम से एक नैतिक संदेश जाता है, पूरे संसार को एक नैतिक संदेश जाता है कि चाहे वो नैतिकता की जीत लड़ाई में, चाहे वो ईश्वर लड़े और चाहे मनुष्य लड़े, नैतिकता की जब जीत होती है तो एक हर्ष उल्लास पर्व मनाया जाता है। और इसी दिन हमारे गुरु नानक जी का जयंती भी है, जिनको एक प्रकाशवान देवतुल्य माना गया है। तो इसी में एक गौरीशंकर घाट की जो भूमि है, जो देवों की भूमि मानी जाती है, यहाँ पे जो पुराना शिवलिंग है ये भूमि से ही निकला हुआ है। और यह मान्यता है कि यहाँ पे जितने भी पुराने अनुष्ठान और पूजा पाठ हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं, वो कहीं न कहीं ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से ही संबंधित है। तो इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ट्रस्ट पिछले 20 वर्षों से लगातार गौरीशंकर घाट पे अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही ट्रस्ट में जुड़े अन्य लोग यहाँ से जुड़े अन्य घाटों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने श्रद्धालु आते हैं, कितने दीपक जलाए? हाँ, ये लगभग जो है 11,000 दीप दान होता है और लगभग जो है 1,000 से 1,500 श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और सुबह से ही नहान घाट पे होता रहता है। मान्यता है कि आज के दिन गौरीशंकर घाट पे स्नान करने से उनके काफ़ी पाप समाप्त हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, आध्यात्मिक शुद्धि होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सुबह से नहान की व्यवस्थाएं रहती है और शाम को भव्य देव दीपावली का आयोजन होता है। तो लगभग कितने हजार श्रद्धालु आते हैं सुबह से लेकर रात तक? लगभग 5,000 हो जाते हैं, लगभग 5 से 10,000 लगभग श्रद्धालु हो जाते हैं, 5 से 10,000 श्रद्धालु हो जाते हैं। और जिसमें प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहता है। व्यवस्थाएं उन्होंने अच्छी करके रखती हैं, जैसे कि गोताखोरों को यहाँ पे सुबह से लगा के रखते हैं कि कोई डूबे ना। महिलाएं भी काफ़ी आती रहती, दूर दूर से गांव-गांव से महिलाएं आती यहाँ पे स्नान करने के लिए। और शाम को जो संगीत का कार्यक्रम होता है उसको सुनकर ही यहाँ से जाती है। शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाशोत्सव श्री सुंदर गुरुद्वारा मातबरगंज में मनाया गया। 13 और 14 नवंबर को प्रातः प्रभात फेरी श्री सुंदर गुरुद्वारे से शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई थी, जिसमें श्रद्धालु संगतों ने शब्द कीर्तन करते हुए शहर का भ्रमण किया। 15 को प्रातः 10 बजे सहज पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई, जिसके उपरांत शब्द कीर्तन अरदास की गई, जिसके बाद कड़ाह प्रसाद वितरण किया गया एवं गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। समस्त कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों ने मिलकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में एक किसान के घर जन्मे नानक के मस्तक पर शुरू से ही तेज आभा थी। तलवंडी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक का नाम साथ जुड़ने के बाद आगे चलकर ननकाना कहलाया। गुरु नानक बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके अन्य साथी खेल कूद में व्यस्त होते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे।
यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को देखकर समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। नानक ने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। बहुत फर्क पड़ता है। आरएम को हम लोग कहने गए कि बसों को सन 1485 में नानक का विवाह बटाला निवासी कन्या सुलक्षणी से हुआ। उनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी, नानक ने उसे साधु सेवा में लगा दिया।
कुछ समय बाद नानक अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गए। वहाँ वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। नानक अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे और जो भी आय होती थी उसका ज्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े, अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओत-प्रोत है। गुरु नानक देव जी ने ही एक ओंकार का नारा दिया था और कहा था, सबका ईश्वर एक है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए तथा लोगों को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारा का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने पुरुष और स्त्री को हमेशा बराबर मानते थे। उनके अनुसार कभी भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम परमजीत सिंह चावला। आज गुरुद्वारा श्री सुंदर गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव बड़े हर्ष श्रद्धा सुख से मनाया जा रहा है, जिससे सहज पाठ का नाम आरंभ हुआ था। आज उस पर सहज पाठ की समाप्ति हुई और दीवान का नाम में सजाया गया है। इसमें कार्यक्रम दीवान सजा है। उसके बाद का नाम में लंगर, अटूट गुरु का लंगर बैठेगा, शबद कीर्तन होगा दीवान हाल में। वहीं A to Z मोबाइल के प्रोप्राइटर रिंकू सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता को नाम जपो, किरत करो और वर्ण छको का महामंत्र दिया, जिसका अर्थ यही है कि ईश्वर का नाम जपो, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो और जो कुछ भी कमाई करो उसे लोगों के साथ मिल बांटकर छको। जी का मुख्य उद्देश्य नाम जपो, किरत करो, वर्ण छको, मतलब प्रभु का नाम जपते रहिए, जो कमाई उसको मिल बांट के खाइए और कीर्तन करते रहिए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे हम यही संदेश पूरी समाज को देना चाहते हैं और 17 तारीख को गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार बिट्ठल घाट पे गुरु नानक जयंती के प्रकाश उत्सव के संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया है। बदले मौसम के साथ मच्छरों का शहर में प्रकोप बढ़ गया है। मच्छर लाखों लाख शहरियों का खून चूस रहे हैं। उनसे निजात दिलाने का जिम्मा नगर पालिका प्रशासन का है, लेकिन वह मच्छरों की जगह मक्खी मार रहा है। समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले जन प्रतिनिधि अपना वायदा भूल गए हैं। मच्छर उन्मूलन अभियान के लिए खरीदी गई फॉगिंग मशीन सिर्फ दिखावे और बताने के लिए रह गई हैं। मच्छरों के नियंत्रण में नपा प्रशासन पूरी तरह विफल है। शहर व उसके आसपास रहने वाले लाखों लोगों की नींद हराम हो चुकी है। पहले रात में ही मच्छरों का दंश झेलना पड़ता था, लेकिन अब दिन में भी चैन नहीं। वे न सिर्फ नींद उड़ा रहे, बल्कि मलेरिया, कालाजार, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे संक्रामक रोगों का शिकार बना रहे हैं। बीमार होने पर इलाज के लिए लोगों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। वहीं मच्छरों से बचने की वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात साधनों पर भी जेब ढीली करनी पड़ती है। पर इससे नपा प्रशासन को क्या लेना देना? उसे तो बस जनता से टैक्स वसूली तक मतलब है। जनता बीमार हो या उसकी जान जाए, कोई मतलब नहीं। शायद सभासदों को भी मच्छर नहीं काटते। अगर काटते तो कम से कम वो तो हाथ पांव जरूर चलाते। तेजी से पनपते मच्छरों ने लोगों में डेंगू, मलेरिया का भय बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग ने नपा के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। जैस का तैस पूरा देखिए पड़ा हुआ है। मच्छर, इतने कस्टमर भी आते हैं, इतना लगता है बगल में नाली भी नहीं साफ होती है।
कचरा उसी तरह पड़ा रहता है, कोई जो है मतलब नहीं है। नगर पालिका सफाई वगैरह एकदम मच्छर की दवा छिड़काव नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं छिड़काव फिड़काव है। नगर पालिका कुछ एकदम बिल्कुल नगर पालिका। क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं साफ सफाई स्वच्छ रहे, अगल बगल साफ सुथरा रहे, नाली नहीं साफ होती है, कूड़ा जल्दी नहीं उठता है, मच्छर आते हैं, कस्टमर कितने ही काटते रहते हैं। देखिए दवा खुद बारे हम अपना, इतने मच्छर लग रहे हैं, कोई छिड़काव है ये नहीं है यहाँ पे। तो नगर पालिका द्वारा फॉगिंग की और दवाइयों छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेंगू, फाइलेरिया और मलेरिया का इस समय इतनी शिकायतें हैं और नगर पालिका नगरीय जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और नगरीय जीवन की सुरक्षा में इसका अहम रोल होता है। जैसे सफाई है, नाली की सफाई है, कूड़े का निस्तारण है। अगर ये प्रॉपर वे में कराया जाए तो शायद मच्छरों का प्रकोप कम हो सकता है, लेकिन ये दिखाई पड़ता है कि बिना टाइम ट्रैक्टर निकलता है और इसकी फॉगिंग की जो होनी चाहिए वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कभी कभी जाइए तो एक आध मोहल्लों में दिखाई पड़ता है कि हाँ फॉगिंग की मशीन हन्ना रही तो लोग कहते हैं कि धुआं छिड़काव की मशीन आ गई, लेकिन अगर ये प्रॉपर वे में इसका फॉगिंग कराया जाए तो मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। आपके क्षेत्र में हो रहा है? मेरे क्षेत्र में तो एक आध बार कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं है। इसे एक दिन के छिड़काव से मच्छर नहीं मर सकते हैं। कभी मलेरिया का एक विभाग हुआ करता था, वह नालियों पे दवा छिड़कते थे, मशीन लगा करके दवा छिड़कते थे, मच्छर काफ़ी मर जाते थे, लेकिन वैसी व्यवस्था अब नहीं है। और ये व्यवस्था जिलाधिकारी, नगर पालिका को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसका प्रॉपर वे में छिड़काव कराया जाए तो मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें बीमारी बढ़ रही है? बीमारी तो बहुत बढ़ रही है, घर घर में इसकी शिकायत है और उसमें प्लेटलेट डाउन की, विशेष करके उन मच्छरों के काटने से वो प्लेटलेट डाउन हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका हमेशा हर मोहल्ले में, हर गली में ये फॉगिंग करावे, कूड़ों का समय से निस्तारण कराए ताकि ये मच्छर पैदा न हो सके। नगर पालिका की लापरवाही है, ये लापरवाही कही जा सकती है। पालिका के डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्या कारण मान रहे हैं इसका? डेंगू मलेरिया बढ़ने का कारण ये है कि नगर पालिका की साफ सफाई एकदम निराशाजनक है। कहीं साफ सफाई नहीं हो रही है, ना छिड़काव हो रहा है और इसी के नाते डेंगू मलेरिया का प्रकोप इतना बढ़ते जा रहा है कि लोग जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, डेंगू के बीमारी फैलती जा रही है। नगर पालिका इस समय एकदम सोई हुई है, जिससे कोई मतलब नहीं है, ना दवा छिड़काव एक रत्ती नहीं है, जीरो है, साफ सफाई भी जीरो है, नगर पालिका एकदम जीरो है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, ना सफाई हो रही है, ना दवाई छिड़काव हो रही है। और इसी तरह पोजीशन रहा तो जैसे कोरोना का बीमारी फैला था उसी तरह डेंगू का बीमारी भी फैल जाएगा। इसलिए नगर पालिका से यही है कि दवाई का छिड़काव करें, साफ सफाई पे ध्यान दें। प्रशासन क्या करेगी जब नगर पालिका ही कुछ नहीं करे। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। महीना भर पहले भी जमीन मोहम्मदपुर गांव में एक शिक्षिका के घर लाखों की चोरी हुई थी। इधर गुरुवार की शाम जियनपुर बाजार स्थित बेल बाजार के पास चोरों ने शिक्षक दंपति के घर पर धावा बोलकर 6 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। मामले की जानकारी शिक्षक दंपति को उस समय हुई जब शाम को वह स्कूल से अपने घर पहुंचे, तब देखा कि अलमारी खुली हुई है। इसके बाद उन्हें अपने घर में हुई बड़ी चोरी के बारे में जानकारी हुई। घर में चोरी की सूचना मिलने के बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत जियनपुर कोतवाली के पुलिसकर्मियों से की। मामले की सूचना मिलने के बाद कोतवाली की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाने के प्रयास में लग गई। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि घटना में शामिल आरोपियों के बारे में पता लगाकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। बता दें कि जियनपुर थाना क्षेत्र के बासुपार बनकट गांव निवासी लुकमान अहमद खान और उनकी पत्नी दोनों शिक्षक हैं। गुरुवार को दोनों पढ़ाने गए थे। देर शाम जब घर वापस आए तो देखा कि घर में रखी अलमारी खुली है।
इसके साथ ही घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी के अंदर रखा पत्नी के आभूषण का डिब्बा खाली बेड पर रखा गया था, जिसमें 6 लाख से अधिक के जेवरात थे। वहीं पीड़ित ने इस मामले में जीयनपुर में शिकायती पत्र देकर मामले में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह 9:30 बजे हम और हमारी पत्नी दोनों लोग अपने अपने विद्यालय चले गए ताला बंद करके जी। शाम को पत्नी पहले आए हैं 3:45 बजे जी। मेन गेट का ताला बंद था, खोली है, खोल के अंदर आए हैं जी। अंदर वाला ताला में चाबी लगा रहे हैं तो नहीं जा रही है जी। थोड़ा मोड़ा परेशान हुई, फिर उसके बाद सोचे कि लग रहा कोई बदमाशी किया, इसमें लकड़ी वगैरह डाल दिया जी। लेकिन फिर जब कोशिश की ताला नहीं खुला तो पीछे की तरफ गए जी। तो जा रही तो वहाँ देख रहे हैं कि एक डबल लॉक था, दोनों लॉक टूटा हुआ है और अंदर देखने पे अलमारी पूरी खुली है, सारा सामान बाहर फेंका हुआ है, जेवर के डब्बे वगैरह सब बेड पे पड़े हैं। तो उसको कितना नुकसान हुआ लगभग आपका? लगभग हमारा 5 से 6 लाख रुपया के बीच में कैश और जेवर मिला के छुप गया। थाने में इसके खिलाफ सूचना आपने दिया है? थाने में हमने कल ही सूचना फौरन दे दी है, FIR भी हमारा दर्ज हो गया है, आज उसकी कॉपी भी मिल गई है जी। तो कल सूचना दी तो मौके पर कौन कौन लोग आए थे? मौके पर पहले तो 100 नंबर पुलिस आई जी। उसके बाद से जो है ये फॉरेंसिक टीम भी आई, डॉग स्क्वाड वाले भी आए, कोतवाल साहब भी आए, सब लोग देखे, सारे उसका वीडियो बनाए जी। फिर मीडिया वाले लोग भी आ गए, वो लोग भी अपना कवरेज किए। कितने बजे घटना है? आपके चोरी कब हुई? घटना हमारे यहाँ 9:30 बजे से लेकर के 3:30 के पहले की है। अब कब हुई है, जब दरवाजा खुला तब हम लोग जान पाए। आप सुबह स्कूल 10 बजे चले गए थे? 9:30 बजे। कब लौटे हैं? लौटे हैं, हमारी पत्नी आई 3:45 बजे। तो क्या आश्वासन मिला थाने की तरफ से? प्रशासन ने कहा कि हम उसकी पूरी जांच करेंगे और प्रशासन लगा हुआ है, जल्द से जल्द करें, हम उसकी कार्रवाई करके सूचित करेंगे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। सुनते हैं SP ग्रामीण ने इस मामले में क्या जानकारी दी। 14 नवंबर 2024 को समय लगभग शाम को 4 बजे थाना जीयनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना जीयनपुर स्थित बेल बाजार के पास में एक शिक्षक दंपति के घर से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ सामान चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जानकारी की गई तो बात हुआ कि पीछे के गेट से कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर अलमारी तोड़कर कुछ आभूषणों की चोरी कर ली गई है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को, फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पूरी जांच पड़ताल की गई। इसमें मुकदमा शिक्षक दंपति की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि वह सुबह 10 बजे अपने स्कूल गए थे और जब वापस आए 4 बजे तो उनके घर में ताला टूटा हुआ था और कुछ सामान की चोरी हुई है। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। CCTV फुटेज का अवलोकन और सर्विलांस टीम के माध्यम से भी जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही इसमें बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी इसके पीछे होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। शुक्रवार को करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में वाराणसी सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के तत्वाधान में कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एक्टिव लर्निंग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रारंभ विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात विद्यालय के संगीत शिक्षकों द्वारा सुंदर गणेश वंदना की प्रस्तुति दी गई। विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि विद्यालय में समय समय पर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशालाओं के आयोजन से शिक्षक अधिक सृजनात्मक और ऊर्जावान बनते हैं तथा उन्हें कागजी कार्यवाही के बजाय छात्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है। नई शिक्षण तकनीकियों द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास बहुत ही सहजता के साथ किया जा सकता है। कार्यशाला की प्रशिक्षिका दीपाली भुस्कुटे ने कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षण कक्षाओं में एक्टिव रहने के कई तरीकों का साझा किया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को कक्षा में क्रियाशील रखने के लिए समय प्रबंधन, बच्चों की क्रियाविधि में भागीदारी, एक दूसरे के विचारों का सम्मान, उनकी प्रतिपुष्टि आदि बहुत आवश्यक है।
कक्षा प्रबंधन के आधारभूत आवश्यक प्रावधानों का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के लिए संचार, गहन समझ, सर्जनात्मकता तथा सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों को संस्कारवान और सर्जनात्मक बनाने से ही देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सकता है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि एक पारंपरिक कक्षा में किसी दिए गए पाठ्यक्रम में केवल कुछ छात्रों के लिए प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने में भाग लेना आम बात है। इसके विपरीत सफल सक्रिय शिक्षण गतिविधियों वाली कक्षा में कक्षा के सभी छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में सोचने और उससे जुड़ने तथा उस सामग्री को सीखने, लागू करने, संश्लेषित करने या सारांशित करने के कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। इस कार्यशाला में कुल 73 शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के धरनीपुर विषया गांव में शुक्रवार की सुबह गांव से लगभग 200 मीटर दूरी पर एक युवक का पेड़ से लटकता शव मिला। शव देखते ही भीड़ एकत्र हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से मृतक के घर मातम छाया हुआ है। जानकारी मुताबिक गंभीरपुर थाना क्षेत्र के धरनीपुर विषया गांव निवासी 32 वर्षीय दिनेश यादव पुत्र स्वर्गीय किरत यादव गुरुवार की रात घर से लगभग 200 मीटर दूर अपने खेत में पानी चलाने गया था। रात में लाइट कट जाने की वजह से पुनः घर आ गया और अपने परिजनों से बोला कि जब लाइट आएगी तब पानी चलाने जाएंगे। घर के पीछे जाकर सो गया। सुबह जब परिजन सोकर उठे तो इधर उधर खोजबीन करने लगे। उसके बाद घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर परिजनों को पेड़ पर लटकता हुआ शव मिलने की जानकारी हुई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। मौके पर गंभीरपुर थाने की पुलिस ने पहुंचकर पेड़ से शव को उतरवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 4 भाइयों में सबसे छोटा था और घर पर ही रहकर खेती का काम करता था। मृतक एक पुत्र का पिता था। संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज गंभीरपुर थाने पर ये सूचना प्राप्त हुई कि धरनीपुर विषया गांव में एक 32 वर्षीय युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 15 नवंबर 2024 को थाना गंभीरपुर पर सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव धरनीपुर विषया में एक व्यक्ति 32 वर्षीय युवक द्वारा पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना गंभीरपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर बॉडी को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ के प्रांगण में गुरुवार को बाल दिवस के उपलक्ष्य में कई तरह के इंटर हाउस खेलों का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव एवं प्रधानाचार्य विधान तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय क्रीड़ा शिक्षकों द्वारा बच्चों को वॉलीबॉल, कबड्डी, तगाफ वार, जर्मन रेल, जर्मन ड्रिल रेस इत्यादि की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सदनों के विजेताओं को सर्टिफिकेट और मेडल वितरित किए गए। विद्यालय के प्रबंधक ने बच्चों को कहा कि अपने अंदर के बचपन को हमेशा जीवित रखें और अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखें तथा हम सबका मान सम्मान बढ़ाएं और देश के उन्नति में अपनी सतत भूमिका निभाएं। विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब देश का भविष्य हैं और आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए तथा अपने बचपन की अच्छी यादों और सपनों को संजो कर रखें और भविष्य में उन्हें साकार करने की कोशिश करें। इसी के साथ बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव ने बच्चों को उनकी जीत के लिए बधाई देते हुए सर्टिफिकेट का वितरण किया और कहा कि इसी तरह से आप अपने माता पिता, अपने विद्यालय का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएं। आप सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने क्रीड़ा शिक्षकों और अन्य शिक्षकों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामनाएं और बधाइयां दी और बच्चों को चॉकलेट वितरित किए।
सागर समंदर पीरे चल साथ सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आदि है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आदि है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए। तेरी मर्जी है आंसू और पसीना, अरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा इतना जहरी है ये मां। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।